आईपीएल का मेगा ऑक्शन 2022 जो कि कंक्लूड हो गया था 12 एंड 13 फरवरी को। 2 दिन चला और 13 फरवरी को ये पूरे तरीके से कंक्लूड हो गया था और बहुत ही बड़ा ऑक्शन रहा और इसमें कई बड़े बड़े प्लेयर्स को बड़े दाम मिले। अब जैसे कि आप अगर लिस्ट देखिएगा तो श्रेयस अय्यर 12.25 करोड़, दीपक चाहर आपके 14 करोड़ में बिके, ईशान किशन 15.25 करोड़, लायम लिविंगस्टन 11.5 करोड़, शार्दुल ठाकुर 10.75 करोड़। ऐसे प्लेयर्स को बहुत बड़े बड़े नाम मिले। तो कुछ प्लेयर्स ये भी रहे जैसे स्टीवन स्मिथ, ओइन मॉर्गन, हमारे मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना, शाकिब अल हसन जैसे प्लेयर्स, ईशांत शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, ये लोग जो है अनसोल्ड चले गए। तो ये रही थी एक इस बार की जो आईपीएल की एक बड़ी कहानी। तो अब इसकी मैं थोड़ी सी बारीकी में जाता हूँ, सारे टीम्स की मैं स्वॉट एनालिसिस करता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बीसीसीआई को थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि बीसीसीआई ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया। जब 12 फरवरी को जब ऑक्शन चल रहा था तब ऑक्शनर ह्यूग एडमेट अचानक से कोलैप्स हो गए बिकॉज ऑफ लो बीपी। तो जब वो अचानक से फेंट हो गए, कोलैप्स हो गए, तो उसके बाद तुरंत बीसीसीआई ने एक दूसरे ऑक्शनर को ढूंढा। ऐसा नहीं किया कि ऑक्शन को स्थगित कर दिया गया टिल सम डेट, ऐसा नहीं। उसी दिन वापस से स्टार्ट किया गया, 3:30 पीएम पे स्टार्ट किया और उसके बाद जो ऑक्शन है चारू शर्मा ने संभाला और बहुत ही बढ़िया तरीके से संभाला चारू शर्मा ने भी इस ऑक्शन को। और जो ऑक्शन है बहुत ही बढ़िया तरीके से 13 फरवरी को वापस से ह्यूग एडमिट आके इस ऑक्शन को कंक्लूड कर दिया था। तो बीसीसीआई ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। और अब इसके पहले मैं इनके एनालिसिस में जाऊं, अब टीम्स के थोड़े से कुछ लोगों के एनालिसिस दिखा दूं जो कि एक अलग ही दुनिया में जी रहे थे। कोई कह रहा था कि बाबर आजम जो है इतने करोड़ में बिक गया, किसी का कहना था शाहीन अफरीदी इतने करोड़ में बिक गया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस करूंगा मैं डिफेंडिंग चैंपियंस और 4 टाइम चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स का। इस टीम की अगर मैं बात करूं तो इस टीम ने अपना जो कोर है वो वापस से रिटेन किया है। आपका बैटिंग कोर देखिए, अंबती रायडू, रॉबिन उथप्पा, इसके बाद ड्वेन ब्रावो, आपके बैटिंग तो कर ही सकते हैं, वो ऑलराउंडर हैं। साथ में इनके पास पहले से इन लोगों ने जो रिटेन करके रखा था वो थे ऋतुराज, मोइन अली, रविंद्र जाडेजा, एम एस धोनी। तो देखिए वो बैटिंग में देखा जाए तो वो जो कोर प्लेयर थे ना वो वापस आ गए हैं। हाँ, फैफ डू प्लेसिस अब इस टीम में नहीं रहे, वो चले गए आरसीबी में। ये एक बड़ा झटका जरूर था टीम के लिए, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत ही अच्छे दाम में डेविन कॉनवे को ले लिया है। ये एक बढ़िया काम किया सीएसके ने। अगर आप इस टीम को ओवरऑल देखें तो इस टीम में बहुत आपको स्ट्रेंथ देखेंगे, चाहे आप बैटिंग लीजिए, आप टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर देखिए, बहुत अच्छी ऑर्डर है, बहुत अच्छा तरीके से चलती हुई टीम दिख रही है मेरे को। तो वेल ऑयल टीम है। और बैटिंग में मेरे को अगर आप प्लेइंग 11 आप बनाने की अगर कोशिश करिएगा तो जो आपको बैटिंग में डेप्थ भी मिलेगा। आप बॉलिंग की बात करेंगे तो आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं जैसे कि रविंद्र जडेजा, मोइन अली आपको कुछ ओवर दे सकते हैं, एम थिक्शाना जिसको इन्होंने अभी हाल ही में लिया, ये आपके कुछ ओवर्स दे सकते हैं। और दीपक चहर तो हैं ही आपके पास। लेकिन जो वीकनेस जो है ना इस टीम की वो दिखेगी आपको डेथ बॉलिंग में। आपके पास ड्वेन ब्रावो जरूर है, लेकिन देखिए ड्वेन ब्रावो का भी वो प्राइम फॉर्म नहीं है अभी। तो डेथ बॉलिंग जो है कहीं ना कहीं इस टीम के लिए दिक्कत बन सकती है। दीपक चाहर आपका पावर प्ले में ही मेनली बॉलिंग करते, तो डेथ ओवर्स कौन ज़्यादा संभालेगा, ये एक देखने लायक बात होगी। अपॉर्चुनिटीज तो देखिए यहाँ पे कई प्लेयर्स के पास हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है सम्मान लाइक ऋतुराज, इनके पास वापस से अपॉर्चुनिटी है सेलेक्टर्स के डोर पे खटखट करने का कि यस ही इज द राइजिंग स्टार, ही इज द फ्यूचर। अभी तो वैसे भी टीम इंडिया में है ही, इनको तो मिल ही रहा है, बट प्लेइंग लेवल में जगह नहीं मिल रहा। बट अगर शायद थोड़ा और बढ़िया परफॉर्मेंस की तो मे बी इनको वो प्लेइंग लेवल में मौका भी मिल जाए। तो ऋतुराज जैसे प्लेयर के पास बढ़िया मौका है। शिवम दुबे द पेस ऑलराउंडर, इनके पास बढ़िया मौका है। आप एम एस धोनी के अंडर खेलने वाले हो, यहाँ जो जो भी प्लेयर खेलता है वो चमकता तो बहुत है, ये हम लोग सबने देखा है, चाहे वो सैम करन हो, चाहे दीपक चाहर हो या शार्दुल ठाकुर हो, चमकते तो बहुत प्लेयर्स हैं। तो शिवम दुबे जैसे प्लेयर के पास भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे भी और भी कुछ प्लेयर्स हैं जैसे राजवर्धन हंग्रेकर जो अंडर 19 के प्लेयर हैं। फिर एस सेनापति जिसके बारे में हम लोग ने शायद सुना ही था सोशल मीडिया पे कि शायद सीएसके इसको ले लेगी, सीएसके ट्रायल्स में इन्होंने बढ़िया किया। तो ऐसे प्लेयर्स के पास
बढ़िया अपॉर्चुनिटी है दिखाने का, सेलेक्टर्स के डोर पे खटखट करने का। नेक्स्ट जो थ्रेड जो है वो वही है डेथ बॉलिंग, कि ये लोग जो डेथ बॉलिंग तो एक कंसर्न दिख ही रहा है हम लोगों को, लेकिन जो दूसरा जो कंसर्न है वो जो एक थ्रेट के तौर पे आपको दिखेगा ना, वो है इंजरीज। आप इसमें प्लेयर्स देखेंगे, रॉबिन उथप्पा, एम एस धोनी, अंबती रायडू, ये ऐसे जो प्लेयर्स हैं, ये लोगों का एज बहुत हो गया है। ड्वेन ब्रावो, इन जैसों के जो एजेस है बहुत हैं, दे आर अराउंड 40s में भी। तो दिक्कत ये है कि ये लोग के फिटनेस पे कहीं ना कहीं एक कंसर्न आ सकता है, ये लोग इंजर्ड हो सकते हैं, वरना ओवरऑल देखा जाए तो इस टीम को ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है। और जब आपके एम एस धोनी जैसे कैप्टन हो तो दिक्कत तो क्या ही बात है। लेकिन लोग इस टीम से काफ़ी नाराज़ थे। नाराज़ इसलिए थे क्योंकि द मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना, जिसको अगर आप जब भी सीएसके का नाम लेते तो आपको दो नाम हमेशा आएंगे, एक है थला और एक चिन्ना थला। दिल और जान कहते हैं इसको सीएसके की। तो इस बार चिन्ना थला को सीएसके ने रिटेन ही नहीं किया। 2 करोड़ का बेस प्राइस था। चेन्नई के पास इतने तो इनफ फंड्स थे लास्ट तक कि इन लोगों ने अपनी पूरी 25 की स्क्वाड बना ली, तो इनके पास इनफ फंड्स थे सीएसके के पास कि रायना को ले ले, बट इन्होंने रायना को नहीं लिया और इससे लोग काफ़ी नाराज़ दिखे। नाराज़गी स्वाभाविक है, मिस्टर आईपीएल का टैग ऐसे ही नहीं मिलता। धोनी रायना की जो जोड़ी है, उनकी जो दोस्ती है, उसकी तो मिसाल दी जाती है दुनिया में। तो खैर, सीएसके का ये था मेरा एनालिसिस। अब मैं आगे चलता हूँ रनर्स अप कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ। पिछले साल की जो रनर्स अप रही कोलकाता नाइट राइडर्स की, अगर आप टीम की तरफ ध्यान दें तो इन लोगों का जो बिगेस्ट बाई रहे 12.25 करोड़ के श्रेयस अय्यर, उनको इन लोगों ने अपना कैप्टन घोषित करके पहली बार तो बहुत बढ़िया काम कर दिया है। और ये तो देखिए कहीं ना कहीं तय था कि ये लोग एक न्यू कैप्टन को ढूंढ रहे हैं, और श्रेयस अय्यर के अंदर इन लोगों का इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। हमने देखा था किस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स को लीड किए थे पिछले साल 2020 में, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने लीड किया था। सो 2020 में भी और 2019 में भी हमने देखा था इनका जो लीडरशिप स्किल्स है, एक बढ़िया लीडरशिप स्किल्स है श्रेयस अय्यर के पास। सो मेरे को तो देखिए अय्यर से बहुत होप्स है कि अय्यर जो है एक बहुत बढ़िया काम करेंगे। तो और इसकी अगर ओवरऑल टीम देखा जाए तो इनके बैटिंग में बहुत स्ट्रेंथ है, बढ़िया टीम बनाए। आपके पास वेंकटेश अय्यर हैं, आपके पास नीतीश राणा है, अय्यर है, मिडिल ऑर्डर लीजिए, टॉप ऑर्डर लीजिए, स्टेबिलिटी भी है, एक अग्रेशन भी दिख रहा है, फिनिशिंग स्किल्स हैं इस टीम के पास। एंड्रे रसेल है, सुनील नारायण आपके लिए फिनिश कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत किधर आती है इस टीम के पास? दिक्कत जो है, यानी कि जो वीकनेस है, वो आपको दिखेगा पेस बॉलिंग में। आपके पास कोई इंडियन पेसर नहीं है। आपके पास हाँ पैट कमिंस है, फॉरेन पेसर, जिनको आपने पिछले बार के आधे प्राइस में ले लिया, लेकिन इंडियन पेसर आपके पास लैक कर रहे हैं। आपके पास भले ही उमेश यादव, रसीक दार, शिवम मवी जैसे प्लेयर्स हैं, लेकिन उमेश यादव इज नॉट दैट बॉलर जो हम लोग पहले देखते थे। रसीक दार एक बहुत ही यंग प्लेयर, इनके पास आईपीएल का इतना एक्सपीरियंस है नहीं। शिवम मवी, इनकी भी कोई बहुत एक बहुत फैसिनेटिंग स्टैट्स नहीं है। दिक्कत यहाँ पे आ ही सकती है कोलकाता नाइट राइडर्स को। दूसरी दिक्कत कीपिंग, विकेट कीपर जिनको लिए कि शेल्डन जैक्सन और सैम बिलिंग्स, और दूसरा है बाबा इंद्रजीत। अब देखिए शेल्डन जैक्सन की मैं बात करूं, इनका अगर मैं ओवरऑल T20 स्टैट्स तो मेरे को एकदम भी कोई बहुत बढ़िया देखा नहीं। हाँ, कहते हैं कि इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया था इस बार के जो डोमेस्टिक क्रिकेट में, विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में। तो ठीक है, फिर देखने लायक होगा कि किस तरीके से प्रदर्शन रहेगा शेल्डन जैक्सन का। लेकिन अगर आप सब सैम बिलिंग्स की तरफ जाते हैं तो आपका दिक्कत वहीं दिखेगा। दिक्कत क्या आएगा कि क्या आप अजिंक्य रहाणे के संग ओपनिंग कराइएगा, क्योंकि अजिंक्य रहाणे इज नॉट दैट T20 प्लेयर जो हम लोग पहले देखते थे। वो 400-500 रन ठोकने वाला अजिंक्य रहाणे वो नहीं रहा। दिक्कत इधर आ सकती, क्या आप वेंकटेश अय्यर के संग एलेक्स हेल्स को ओपन कराएगा या अजिंक्य रहाणे के संग, एक बड़ी सवाल पैदा होता है। और कीपिंग का जो डिपार्टमेंट थोड़ा सा लैक कर रहा है। अपॉर्चुनिटीज किसके पास है? अपॉर्चुनिटी है उमेश यादव जैसे प्लेयर के पास, अपॉर्चुनिटी है रसीकदार, वरुण चक्रवर्ती T20 वर्ल्ड कप के बाद से इनको टीम में लिया ही नहीं गया है। वरुण चक्रवर्ती के पास अपॉर्चुनिटी है इस आईपीएल में वापस है, वो जो अपना जो मिस्ट्री स्पिन जो कहते हैं ना, वो अपना दिखाने का इन जैसे प्लेयर से अपॉर्चुनिटी। श्रेयस अय्यर के पास अपना लीडरशिप का जो स्किल है वो दिखाने का एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस बार। इस टीम की जो सबसे बड़ा जो मेरे को थ्रेट दिख रहा है वो है इंजरीज।
वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और एंड्रे रसेल, इन तीनों के जो अगर मैं फिटनेस की बात करूं तो इनका जो फिटनेस है इनका कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत देता है। ये लोग थोड़े से इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं और अगर ये लोग को इंजरी हो गया तब तो कोलकाता की जो प्लेऑफ्स में जाने का जो रेस है, आई मीन प्लेऑफ में लोग जो जाने की जो सोचेंगे और फिर जीतने का, वो कहीं ना कहीं डगमगा सकता है। तो ये है कोलकाता की नाइट राइडर्स का एक ओवरऑल एनालिसिस। अब आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट जो टीम है वो है दिल्ली कैपिटल। अब इसके पहले मैं दिल्ली की टीम की बात करूं, थोड़ा इनके ओनर साहब की बात करनी पड़ेगी। के गांधी इनका नाम है। जिस तरीके से इन्होंने सबका जो गेम बिगाड़ा ना, मतलब क्या आप भूलिएगा। सब टीम सोच के कि यार मैं आज आया हूं ऑक्शन में, श्रेयस अय्यर मैं इसके लिए इतना पैसा लगाऊंगा, अंबती राइडू मैं इसके लिए इतना पैसा लगाऊंगा, शार्दुल ठाकुर मैं इसके लिए इतना पैसा, सबने इतना ये कोई ना कोई स्ट्रेटेजी सोच के यार डेविड वार्नर मैं इसको तो अपनी टीम में लूंगा। आए गांधी साहब, आते हैं, खुद का जो टीम है एकदम ए क्लास बना लिए। इनका जो टीम मैं एनालिसिस करूंगा तो अपना तो टीम अच्छे से बना लिए। कुछ प्लेयर जैसे डेविड वार्नर को बहुत एक स्टील प्राइस में निकाल लिए। और जब बात आती है दूसरी टीमों की, दूसरी टीमों को जो पैसा है अच्छे से उन लोगों का जो पैसा है अच्छे से निकला। तो गांधी साहब का एक स्ट्रेटेजी, और ये जो स्ट्रेटेजी है कई सारी टीमों कहीं ना कहीं गुस्सा तो जरूर आया होगा गांधी साहब पे। चलिए इनकी टीम की बात करूं तो ये जो टीम है इनके पास बैटिंग में है डेविड वार्नर, स्टील प्राइस, पृथ्वी शॉ, साथ में आपके साथ है मनदीप सिंह है इनके पास, मिचेल मार्श है, सरफराज खान, ललित यादव, ऋषभ पंत, के.एस. भरत जैसे प्लेयर्स हैं। शार्दुल ठाकुर आपको नीचे आके उनको कुछ फिनिशिंग टचेस दे सकते हैं। बॉलिंग भी इनकी बहुत स्ट्रांग है। आपके पास एनरिच नॉर्किया जैसा प्लेयर है, आपके पास शार्दुल ठाकुर है, आपके पास मिचेल मार्श है, आपके पास एक यंग प्लेयर जैसे कमलेश नागरकोटी है, अक्षर पटेल। लेकिन इनकी जो वीकनेस है वो आती है इनका फिनिशिंग डिपार्टमेंट। आपकी टीम का फिनिशर कौन है? क्या आप ललित यादव के साथ फिनिश कराइएगा, या फिर सरफराज खान पे रिलाई करिएगा, या फिर आप रिलाई करिएगा उन सम्मान ले अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर पे? हाँ ठीक है, ये लोग कर सकते हैं फिनिशर्स, लेकिन क्या आप इनको वो एक उच्च स्तर का वो फिनिशर मानेंगे जिस तरीके से एबीडी फिनिश करते थे, जिस तरीके से एमएस धोनी फिनिश करते, क्या आप उस स्तर का मान सकते हैं? ये एक सवाल है और ये एक बड़ा कंसर्न बन सकता है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं तो अपॉर्चुनिटी जो है वो है समवन लाइक कुलदीप यादव, क्योंकि देखिए इस टीम के पास लेग स्पिनर जो है कोई है नहीं, कुलदीप है और एक प्रवीण दुबे, और कुलदीप यादव के पास इससे कोई बढ़िया मौका मेरे को नहीं लगता मिलेगा कि अपना जो क्लास है, अपना जो स्ट्रेंथ है दिखाने का, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया स्पिन डिपार्टमेंट देखिए लैक कर रहा है, ये आपको क्लियरली दिख जाएगा इस टीम में। तो अगर यहाँ से कुलदीप यादव चमक गए, इनको अगर प्लेइंग में जगह मिलता है और ये चमके तो बहुत बड़ा एक मजा आ जाएगा देखकर इस टीम में। और थ्रेट जो है वो है इनके लिए सबसे बड़ा, वो है मिचेल मार्श। मिचेल मार्श का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं ये एक इंजरी प्रोन प्लेयर है, और अगर इनको कहीं इंजरी हो जाता है तो फिर थोड़ा सा दिल्ली कैपिटल डगमगा जाएगी, आप किसको लाइएगा इधर। तो ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकता है। तो देखते हैं क्या प्रदर्शन करती है इस बार दिल्ली कैपिटल्स भी। आगे बढ़ता हूं। अगली जो टीम है वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आरसीबी की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी टीम वो टीम है जो एक अपने नए कैप्टन ढूंढ रही है, और शायद मेरे को लगता है नए कैप्टन के तौर पे इनको फैफ डू प्लेसिस मिल गए हैं। फैफ डू प्लेसिस की अगर मैं बात करूं, सीएसके इनको रिटेन करना चाह रही थी पर नहीं कर पाए, तो शायद मे भी इनको यहाँ पे कैप्टनसी का जो रोल है मिल सकता है। और साथ में आपके पास बैटिंग में देखें तो ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, आपके पास कुछ यंग प्लेयर जैसे अनुज रावत वो हैं, इसके बाद आपके पास शहबाज अहमद भी हैं, महिबा लॉर्मोर भी हैं। लेकिन इसके बाद बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ, आपके पास फॉरेन में जॉश हेजलवुड, जेसन बेरेंड्रॉफ जैसा प्लेयर है, शेरविन रुदरफोर्ड है, डेविड विली है। इंडियन पेसर्स में मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल प्लेयर्स हैं इनके पास, नो डाउट अच्छे प्लेयर्स इन्होंने बढ़ाई है। ओवरऑल देखा जाए तो टीम बहुत बढ़िया लगेगी, बट आप जब इसको एक प्लेइंग 11 बनाना स्टार्ट करिएगा ना, दिक्कत दिखेगा आपको दो जगह।
सबसे पहला फिनिशिंग। फिनिश कौन करेगा इस टीम के लिए? आपने वापस से वही गलती की है। आपने टॉप 4 तो बना लिया, टॉप 3 टॉप 4 पर क्या 5th पे दिनेश कार्तिक पे आप उतना रिलाई कर सकते हैं विद एज ऑन हिज साइड? और साथ ही साथ वो जो प्लेयर है वो शायद कुछ टाइम से क्रिकेट खेला भी नहीं, मैंने तो एटलीस्ट उनको ज़्यादा कमेंट्री में देखा। तो क्या दिनेश कार्तिक पे रिलाई करना सही होगा? साथ में आपके पास अनुज रावत है, क्या वो फिनिश कर सकते हैं? क्या महिपाल लॉर्मोर फिनिश कर सकते हैं? और क्या शहबाज अहमद वो बहुत बढ़िया फिनिशिंग स्किल्स कर सकते हैं? ये एक बड़ा कंसर्न। और इनके डेप्थ नहीं मिलेगा आपको इनकी बैटिंग में। आपको T20 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है वो है डेप्थ, जो चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम के पास है। आपके नंबर 10 नंबर 11 तक पिछले साल तो इन लोगों के प्लेयर्स आते थे जो बैटिंग कर सकते थे। इस टीम के पास मेरे को ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। फिनिशिंग समस्या बन सकती है, ये समस्या बड़ी बन सकती है इस टीम के लिए। और विकेट कीपिंग भी एक बड़ा समस्या हो सकता है अगर दिनेश कार्तिक, अगर मतलब वो कितना चलते हैं ये मेरे को देखना होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया क्रिकेट खेले नहीं है, अब आएंगे कितना कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और आपने दिनेश कार्तिक को थोड़ा सा हाई प्राइस में ही खरीदा है, सो इट इज अ कंसर्न। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी है जो एक यंग प्लेयर जैसे अनुज रावत के पास अपॉर्चुनिटी है। सिद्धार्थ कौल आपके पास अपॉर्चुनिटी है वापस से टीम इंडिया में ब्रेक थ्रू करने का। अपॉर्चुनिटी है महिपाल लॉर्मोर, शहबाज अहमद जैसे प्लेयर्स के पास कि आप भी कुछ बहुत बढ़िया काम कर जाएं और शायद मे भी टीम इंडिया में आपकी जगह बाकी हो जाए, हु नोस। जो थ्रेट है इस टीम की, जैसा कि मैंने बताया ही है, वो है फिनिशिंग स्किल्स। थोड़ा सा वो बहुत वीक दिख रहा है, स्पिन डिपार्टमेंट में वीक दिख रहा है। और इससे कहीं ना कहीं हो सकता है मिडिल ओवर में टीम को दिक्कत आ जाए। और अगर मिडिल ओवर में विकेट्स उतना नहीं छटका पाए तो मे बी वो मोमेंटम मिल गया ऑपोजिशन को तो वो लोग शायद कुछ का कुछ कर जाए, तो देखने लायक बात होगा। और एक और जो थ्रेट है जो मेरे को दिख रहा है इस टीम में वो है ग्लेन मैक्सवेल का। ग्लेन मैक्सवेल का कहा जा रहा है कि वो स्टार्टिंग में कुछ आईपीएल का गेम्स वो मिस कर सकते हैं आरसीबी के लिए। तो अगर ग्लेन मैक्सवेल मिस करते हैं तो कौन होगा आपका वो ग्लेन मैक्सवेल की जगह एक प्लेयर? और एक और बात, क्या डेथ ओवर में वो जिस तरीके से एबीडी फिनिशेस करते थे कौन कर सकेगी इस टीम में? ये एक थ्रेट दिख रहा है और इस थ्रेट के ऊपर आरसीबी को काम करना चाहिए था। ऑक्शन में अभी लोग नहीं किया है, देखते हैं क्या प्लेइंग 11 उतारती है आरसीबी भी। और अब चलता हूं मैं इस बार की नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स। इस टीम की थोड़ा सा मैं पहले नाम और इसके लोगों के बारे में बात कर दूं। जब ये टीम आई ट्विटर पे तो इन लोगों ने बड़ा हाइप क्रिएट किया कि यार आप जनता ना मेरा हमारा नाम बताइएगा। मेरे को लगा वाह भाई क्या बढ़िया इनिशिएटिव है, ये तो अच्छा है। थोड़ा कमेंट सेक्शन में गया तो देखा ट्विटर के भी देखा लोगों ने तो अपना ओपिनियंस दिया कि आपको ये नाम रखना चाहिए वो नाम रखना चाहिए, बहुत बढ़िया। जब इन्होंने नाम रिवील किया वो तो लखनऊ सुपर जायंट, बोलो आरपीएस हट गया, लखनऊ का एल लग गया, हो गया एलएसजी, दैट्स इट। ये तो मैं ही कर लेता, इतना सोचने की क्या जरूरत थी? वाह भाई, टीम का नाम देखो और लोगो भी है आपका आरपीएसजी का जो लोगो है, एलएसजी का लोगो में आपको ज्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं। और काफी मीम्स तो बने ही थे इस पे और अब इस टीम का जो है स्क्वाड, इस टीम ने जो अपना स्क्वाड है परफेक्ट स्क्वाड बनाया है, एकदम परफेक्ट स्क्वाड। मैं कहूंगा परफेक्ट स्क्वाड इसलिए कहूंगा ना क्योंकि आप इस टीम में देखिए, आपके पास बैटिंग में आपके पास है इवन लुइस, आपके पास केएल राहुल है, आपके पास क्विंटन डिकॉक है, इसके साथ ही साथ आप जेसन होल्डर बैटिंग कर सकते हैं, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या दीपक हुड्डा दोनों सेम टीम में है। समझ जाइए, बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आप बॉलिंग में देखिएगा तो आवेश खान, मार्क वुड, रवि बिश्नोई, दुश्मन चमीरा, जेसन होल्डर आपका वापस से बॉलिंग कर सकते, कृष्णप्पा गौतम। तो बैटिंग बॉलिंग बढ़िया तरीके से इन लोगों ने अब तक जो टीम है स्टैक अप करके रखा है। अगर मैं इस टीम की पूरा ओवरऑल आप देखिएगा एकदम प्लेइंग 11 अगर आप बनाने की कोशिश करिए, आप कहीं कुछ वीकनेस नहीं दिखेगी आपको। केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक जैसे आप ओपनिंग करवाइए, आप या तो इवन लुइस के संग ओपनिंग करा सकते हैं। आप अगर मिडिल ऑर्डर में देखिए समवन लाइक मनीष पांडे आपको स्टेबिलिटी दिला सकते हैं। मे बी आप मार्कस स्टोइनिस के संग जाइए तो वो आपको मे बी यहाँ पे एक खिलाइएगा तो वो स्टेबिलिटी है।
कृणाल पांड्या, दीपक हुड्डा, इनसे आप मिडिल ऑर्डर में खिलाइए या फिनिशिंग करवा सकते हैं, ये आपके ऊपर रहता है। साथ ही साथ आपका मार्कस स्टोइनिस वापस है, आपके फिनिशर्स भी बन सकते हैं। जेसन होल्डर आपके फिनिशिंग के लिए, कृष्णा गौतम है इनके पास, फिनिशिंग कर सकते हैं। और जब बॉलिंग की बात करता हूँ, पेस बॉलिंग में आपके पास आवेश खान है, इंडिया का यंग सुपरस्टार। तो स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है इस टीम के पास। मेरे को तो इस टीम में वीकनेस नाम का तो डब्ल्यू भी नहीं दिख रहा। आपको दिखेगा तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन मेरे को तो एकदम नहीं दिख रहा है। फर्स्ट क्लास टीम बनाई है, हैट्स ऑफ गौतम गंभीर और संजीव गोयनका। अपॉर्चुनिटी है किसके पास? अपॉर्चुनिटी है केएल राहुल के पास, वाइस कैप्टन है टीम इंडिया का। अगर ये इस बार केएल राहुल ने इस टीम के संग आईपीएल नहीं जीती ना, तो मैं तो काफ़ी डिसअपॉइंट होऊंगा एलएसजी से। और अपॉर्चुनिटी इसके बाद सम्मान लाइक कृष्णा गौतम के पास भी है, आवेश खान जैसे प्लेयर के पास भी है, मनीष पांडे के पास भी है ब्रेक थ्रू लाने का टीम इंडिया में, वो जो नंबर 4 का पोजीशन जो होता है। दीपक हुड्डा, कृणाल पांडे, इन दोनों के पास भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है टीम में वापस कम बैक करने का। मज़ा बहुत आने वाला है। इन जैसे प्लेयर्स अगर कुछ कर जाते हैं तो देखिए 2022 का जो ऑस्ट्रेलिया में जो विश्व कप है, क्या पता आपको सीट मिल जाए, देखते हैं। एक ही मेरे को यहाँ पे एक इंजरी प्रोन प्लेयर दिख रहा है, मेरे को थ्रेड जो दिख रहा है वो है मार्क वुड। और मार्क वुड का भी इन लोगों ने एक रिप्लेसमेंट लेके रखे हैं, वो है दुष्मंता चामीरा। तो ओवरऑल परफेक्ट टीम, परफेक्टली बिल्डेड अप। मेरे को तो लगता है ये जो है एक गेम चेंजिंग टीम बनती हुई दिख रही है मेरे को। तो ये था 5 टीम्स का मेरा एक कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए इनके जो स्वॉट एनालिसिस मैंने किया है इसके ऊपर। साथ ही साथ जो बाकी की जो 5 टीम है इसका भी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें इनका विस्तार से चर्चा करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही। आप अपनी प्लेइंग 11 बताइए इन 5 टीमों की। कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 रहनी चाहिए, आप किस टीम को सपोर्ट करते हो ये भी बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे बीच का जो संवाद है वो बने रहना चाहिए। और आप किस विषय पे मेरे से सुनना चाहते हैं ये भी आप मेरे को बताइए। तब तक इट्स मैं श्री साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।